हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे गढ़वाल के इतिहास को, जिसमें हमने पवार राजवंश को जाना था। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पवार राजवंश के संस्थापक को कवर किया, कनकपाल को जाना, और साथ साथ हमने उसके जो 4 शासक थे उन 4 शासकों को भी कवर किया, जिसमें हमारा लास्ट शासक जो रहा था वो जगतपाल रहा था। तो कनकपाल से लेकर जगतपाल तक के हमने जितने भी पवार राजवंश के शासक हुए उन सभी को समझा। आज हम उस जगतपाल के बाद जो अगला 37वां शासक रहता है अजयपाल, उसके बारे में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो अजयपाल के ऊपर रहेगा। अजयपाल ने 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक शासन किया, और ये जो था ये गढ़वाल के इतिहास में पवार राजवंश का 37वां शासक रहा था। तो अजयपाल जो था, पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि अजयपाल जो था पवार राजवंश का 37वां शासक था। ठीक है, तो अजयपाल कौन सा शासक था? अजयपाल 37वां शासक था पवार राजवंश का। देखिए, जो स्थापना करी थी पवार राजवंश की वो कनकपाल के द्वारा करी गई, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पवार राजवंश का वो अजयपाल को माना जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा बन गया है पवार राजवंश का वास्तविक शासक। ठीक है, तो पवार राजवंश का जो वास्तविक शासक कहा जाता है वो इसी अजयपाल को कहा जाता है, जिसने 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक शासन करा था। अब देखो, अब अजयपाल एक पवार राजवंश का सर्वोत्तम शासकों में से एक था, जिस कारण इसकी जो तुलना है वो मानोदय काव्य में करी गई है। ठीक है, मानोदय काव्य जो रचित है वो कवि भरत द्वारा रचित है, जिसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये जो काव्य है वो रचित है कवि भरत के द्वारा। ठीक है, इसी कवि भरत के द्वारा रचित मानोदय काव्य में इसकी जो तुलना करी गई है, इसके बारे में जो बताया गया है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि इसकी तुलना जो करी गई है वो कृष्ण से, युधिष्ठिर से, भीम से, और साथ साथ इसकी तुलना कुबेर और इंद्र से करी गई है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस पवार शासक की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र से करी गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अजयपाल की तुलना। ठीक है, अजयपाल की जो तुलना करी है वो मानोदय काव्य में करी गई है कृष्ण से, भीम से, कुबेर से और इंद्र से। ठीक है, अब देखो, अब जिस समय अजयपाल शासक बनता है, पवार राजवंश का एक शासक बनता है, 37वां शासक बनता है, उसी समय जो कुमाऊं का क्षेत्र था, अजयपाल तो गढ़वाल का शासक है, लेकिन उस समय जो कुमाऊं का शासक रहता है वो कीर्तिचंद रहता है। तो यहाँ से हमारा एक और पॉइंट ये निकल के आया कि जिस समय अजयपाल का शासन था उस समय कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजवंशों के कीर्तिचंद का शासन था। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ये जो था वो कीर्तिचंद के समकालीन था, कीर्तिचंद के समकालीन रहा था। ठीक है, कीर्तिचंद के समकालीन रहा था। तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा कि अजयपाल जो था, जो पवार राजवंश का शासक अजयपाल था, वो कुमाऊं क्षेत्र के किस चंद राजा के समकालीन रहा था? तो अजयपाल था कीर्तिचंद के समकालीन। अब देखो, ये तो थी हमारी उत्तराखंड की बात, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के इतिहास की बात करूं, तो भारत के इतिहास में जो अजयपाल था वो सिकंदर लोदी के समकालीन रहा था। सिकंदर लोदी के समकालीन था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के ये उस समय समकालीन रहा था। और सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक माना जाता है।
ठीक है। तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक भारत में जो राजवंश चल रहा था वो लोदी राजवंश चल रहा था और उसी का शासक सिकंदर लोदी राज कर रहा था। इसी सिकंदर लोदी के समकालीन यहाँ पर हमारा अजयपाल शासक था, जो कि पवार राजवंश का 37वां शासक रहा था। और दूसरा ये बना कि कुमाऊं में उस समय कीर्तिचंद का शासन था। अब देखो, जिस समय अजयपाल शासक बनता है 1490 ईस्वी में, ठीक उसी के एक वर्ष के पश्चात इस पर कीर्तिचंद का आक्रमण होता है। ठीक है, तो 1491 ईस्वी में कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, तो गढ़वाल पर जो आक्रमण हुआ कीर्तिचंद का वो 1491 ईस्वी में करा गया और उस समय जो शासक था वो कौन था? पवार राजवंश का अजयपाल का शासन रहा था। अब यहाँ पर जब कीर्तिचंद ने अजयपाल पर आक्रमण किया तो इस युद्ध में अजयपाल जो हो जाता है वो पराजित हो जाता है। अजयपाल यहाँ पर पराजित हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जब अजयपाल पराजित हो जाता है तो इसी पराजय का बदला लेने के लिए अजयपाल पुनः इस कीर्तिचंद के शासन पर आक्रमण करता है। ठीक एक वर्ष पश्चात अजयपाल ने भी कीर्तिचंद पर आक्रमण करा। ठीक है, तो कीर्तिचंद पर यहाँ पर आक्रमण हो जाता है। 1491 ईस्वी में सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ कुमाऊं के शासक का हुआ, जिसमें कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण करा और पुनः जब अजयपाल इस आक्रमण में पराजित हुआ तो उसने बदला लेने के लिए इस कीर्तिचंद पर आक्रमण किया। अब देखो, यहां से हमारा पॉइंट क्या निकल कर आते हैं? दो पॉइंट यहां पर हमारे बनते हैं कि कुमाऊं का या फिर चंद राजवंश का पहला शासक कौन था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया? वो था यहां पर कीर्तिचंद। और दूसरा पॉइंट हमारा ये निकल के आता है कि पवार राजवंश का या फिर गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया? वो था अजयपाल। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कीर्तिचंद था और कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला जो पहला शासक हुआ था वो अजयपाल हुआ था। तो इन दोनों पॉइंटों को ही मैं बनाकर यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखिए, अजयपाल जो था वो पवार राजवंश का पहला शासक जिसने कुमाऊं पर आक्रमण करा। ठीक है, तो अजयपाल पहला शासक है जिसने कुमाऊं पर आक्रमण करा और कीर्तिचंद पहला चंद राजवंश का शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण करा। तो ये दोनों ही पॉइंट जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं कि देखो, इनमें से एक पूछा जा सकता है कि पवार राजवंश का पहला शासक कौन था जिसने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करा, या फिर पूछा जाएगा कि पहला चंद राजवंश का शासक कौन था जिसने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करा। तो गढ़वाल क्षेत्र पर जो आक्रमण करा था वो कीर्तिचंद ने करा था और कुमाऊं क्षेत्र पर जो आक्रमण हुआ था वो अजयपाल का आक्रमण हुआ था। ठीक इसी के बाद जब कीर्तिचंद पर इसका आक्रमण होता है तो इस आक्रमण में इसकी विजय हो जाती है और इस विजय के बाद ये धीरे धीरे गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजय करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये सभी गढ़वाल के गढ़ों को विजय करता है, जिस कारण इसका राज्य, जो विजय करे हुए राज्य, इसका गढ़वाल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है?
गढ़वाल कहलाता है। तो गढ़वाल की जो गढ़वाल नाम की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो भी इसी अजयपाल के द्वारा मानी जाती है। धीरे धीरे इसने 52 गढ़ों को विजय करा और इन्हीं 52 गढ़ों को विजय करने के पश्चात ये उन सभी गढ़ों का गढ़वाला बन गया और इसका जो राज्य था वो क्या कहलाया, वो गढ़वाल कहलाया। तो गढ़वाल नाम की जो उत्पत्ति हुई वो अजयपाल के 52 गढ़ों को विजय करने के पश्चात मानी जाती है। 1500 से 1518 ईस्वी के मध्य इसने सभी 52 गढ़ों को विजय कर लिया था, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण गढ़ था वो था उप्पूगढ़। तो 1500 से 1518 ईस्वी तक 1500 से 1518 ईस्वी तक इसने लगभग सभी 52 गढ़ों को विजय करा, लेकिन जो गढ़ बचा वो था उप्पूगढ़। ठीक है, एक जो गढ़ बचा वो था उप्पूगढ़। इस उप्पूगढ़ का जो गढ़पति हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था, उसका नाम था कप्फू चौहान। कप्फू चौहान, ठीक है, कप्फू चौहान उसका गढ़पति हुआ करता था। इसी कप्फू चौहान का एक सेनापति भी हुआ करता था। इसका जो सेनापति था उसका भी नाम आयोग अक्सर पूछ लेता है, वो था देबू सिंह। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी आपका पूछा जा सकता है कि देबू सिंह किसका सेनापति रहा था। तो देबू सिंह जो था वो कप्फू चौहान का सेनापति रहा था। यह जो कप्फू चौहान था यह एक स्वाभिमानी शासक हुआ करता था। ठीक है, स्वाभिमानी शासक हुआ करता था। अब देखो, जब अजयपाल ने सभी 51 गढ़ों को विजय करा तो उस गढ़ के बाद जब इसकी नजर पड़ी इस उप्पूगढ़ पर, तो इसने अपने सैनिकों को कप्फू चौहान के पास भेजा। ठीक है, कप्फू चौहान के पास इसलिए भेजा गया सैनिकों को कि बिना युद्ध के कप्फू चौहान इसकी अधीनता को स्वीकार कर ले। लेकिन कप्फू चौहान एक स्वाभिमानी शासक था, जिस कारण उसने एक वर्ड कहा, एक शब्द कहे कि मैं पशुओं में सिंह के समान और पक्षियों में गिद्ध के समान हूं, मैं किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इसी शब्द को सुनकर अजयपाल क्रोधित हो उठा और इसने इस उप्पूगढ़ पर चढ़ाई कर दी। साथ ही साथ जब इसने इस उप्पूगढ़ पर चढ़ाई करी तो दोनों के बीच, कप्फू चौहान के मध्य और जो अजयपाल था उसके मध्य एक भयानक युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में अनेकों नरसंहार हुआ, अनेकों महिलाओं ने जौहर कर लिया और इसके बाद इस कप्फू चौहान को पकड़ लिया गया और अजयपाल ने आदेश दिया कि कप्फू चौहान के सर को काटकर मेरे चरणों में गिरा दिया जाए। जब कप्फू चौहान के सर को काटा जाता तो कप्फू चौहान ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर खा ली और अपने सर को झटक दिया। जब इसने अपने सर को झटका तो सर जो था वो दूर जाकर गिर पड़ा, जिस कारण जो अजयपाल था उसने कप्फू चौहान को एक स्वाभिमानी न होकर एक शक्तिशाली शासक कहा और इस कप्फू चौहान के बारे में कहा कि वीर कप्फू तुम जीते हम हारे। तो कप्फू चौहान जो था वो उप्पूगढ़ यानी कि टिहरी क्षेत्र का एक महान शासक हुआ करता था। अब देखो, जब यह युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध में मैंने आपको बताया कि अनेकों नरसंहार हुआ और इसी युद्ध के कारण यहाँ पर अजयपाल का हृदय परिवर्तन हो गया। तो उप्पूगढ़ के युद्ध में अजयपाल का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो उप्पूगढ़ के युद्ध में अजयपाल का हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग के युद्ध के पश्चात हुआ, जिस कारण इतिहासकारों ने अजयपाल को गढ़वाल का अशोक बताया। ठीक है, तो गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है इस अजयपाल को। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि उपपुगढ़ के साथ हुए युद्ध में, कप्फू चौहान के द्वारा लड़े गए युद्ध में और साथ ही अजयपाल के द्वारा हुए युद्ध में जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को देखकर अजयपाल का हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, जिस कारण इसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा कि गढ़वाल का अशोक किस शासक को या किस पवार वंश के शासक को कहा जाता है? तो गढ़वाल का जो अशोक कहा जाता है वो अजयपाल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की भी पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जब इसने इन 52 गढ़ों को विजय कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर इसकी राजधानी की हम बात कर लेते हैं। इसने अपनी राजधानी भी परिवर्तित करी। देखिए, सबसे पहले जो पवार राजवंश की राजधानी हुआ करती थी वो चांदपुर गढ़ हुआ करती थी। तो प्रथम जो राजधानी थी वो थी चांदपुर गढ़। ठीक है, प्रथम जो राजधानी थी वो थी चांदपुरगढ़। इसी के बाद जो दूसरी राजधानी बनाई गई वो 1512 ईस्वी में देवलगढ़ को बनाया गया। 1512 ईस्वी में जो राजधानी बनी वो बनी देवलगढ़। ठीक है, 1512 ईस्वी में राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित करी और साथ ही साथ इसी के बाद 1517 ईस्वी में इसने जो राजधानी थी वो श्रीनगर स्थापित करी। ठीक है, तो राजधानी जो थी वो देवलगढ़ स्थापित करी गई 1512 ईस्वी में। साथ साथ 1517 ईस्वी में जो राजधानी स्थापित की गई वो श्रीनगर में स्थापित की गई। इसी के द्वारा देवलगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किया गया। इसी देवलगढ़ में इसने राजराजेश्वरी मठ की स्थापना करी। ठीक है, राजराजेश्वरी मठ की स्थापना करी। और ये जो राजराजेश्वरी थी ये पवार राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। तो पवार राजवंश की जो कुल देवी थी वो राजराजेश्वरी देवी थी और इसी मठ की स्थापना जो करी वो देवलगढ़ में करी गई। साथ साथ इसने देवलगढ़ में सत्यनाथ सिंह बाबा का मंदिर बनाया। तो यही सत्यनाथ सिंह बाबा का मंदिर। ठीक है, तो जो 1512 ईस्वी में जो दूसरी राजधानी इसने स्थापित करी वो देवलगढ़ में करी और इसी देवलगढ़ में इसने सत्यनाथ सिंह बाबा का मंदिर साथ साथ राजेश्वरी मठ की स्थापना करी। और मैंने आपको ये भी समझाया कि जो राजराजेश्वरी देवी थी वो इनकी कुल देवी मानी जाती है। इसके बाद देखो, इसने 3 प्रकार की चौकी का भी निर्माण करा, जिसमें लंगूरगढ़ प्रथम चौकी थी। तो 3 प्रकार की चौकी इसने निर्मित करी, जिसमें सबसे पहली चौकी थी लंगूरगढ़, दूसरी जो चौकी थी वो थी मेहरबगढ़ और तीसरी जो चौकी थी वो थी गुजरूगढ़। ठीक है, तो ये 3 जो हुआ करती थी वो चौकी हुआ करती थी। ठीक है, 3 चौकियों की निर्माण करा, लंगूरगढ़, मेहरबगढ़ और गुजरूगढ़। इसी के बाद इसने उच्च ब्राह्मणों की सरोला सभा का भी निर्माण करा और साथ साथ भूमि को नापने के लिए धूली पाथा पैमाने का भी प्रयोग करा। तो उसको अब मैं लिखते हुए आपको समझाता हूं। तो देखिए, इसने जो करा, इसने उच्च ब्राह्मणों के लिए सरोला सभा का निर्माण करा। तो यहां पर मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूं, उच्च ब्राह्मणों के लिए सरोला सभा का निर्माण करा। ठीक है, सरोला सभा का निर्माण करा। साथ साथ इसने भूमि की पैमाइश, जो भूमि की पैमाइश थी, भूमि पैमाइश के लिए इसने धूली पाथा पैमाना चलाया। धूली पाथा
पैमाना चलाया। और देखो, जिस प्रकार चंद राजाओं ने रौद्र भूमि को चलाया था, उसी प्रकार इन्होंने यथेष्ट भूमि को चलाया था। तो अजयपाल ने चंद राजाओं की तरह जो रौद्र भूमि चलाई गई उसे इसने यथेष्ट भूमि में बदला। तो इसने क्या चलाया? यथेष्ट भूमि अपनाई। अब ये जो यथेष्ट भूमि होता है, ये क्या होता था? देखो, सैनिकों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि जो होती है वो यथेष्ट भूमि कहलाती है। जिस समय चंद राजाओं को हमने पढ़ा था तो हमने उनके द्वारा चलाई गई रौद्र भूमि को समझा था, और वो रौद्र भूमि क्या थी? वो इन सैनिकों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार जो पवार राजवंश का शासक अजयपाल था, उसने रौद्र भूमि की तरह ही यथेष्ट भूमि को चलाया, जो कि सैनिकों को वेतन के बदले दी जाती थी। इसी के बाद देखो, जो जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। किसने? जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स ने। ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स ने एक पुस्तक लिखी थी, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। ठीक है, तो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज जो जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, उसमें इन्होंने इस अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना है। तो किस ग्रंथ के अनुसार, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ के अनुसार अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना गया है? तो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज के द्वारा अजयपाल को माना गया है कि वो गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक रहा था। जो पुस्तक लिखी गई वो थी जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक। जो सांवरी ग्रंथ है उसमें इसे आदिनाथ कहकर संबोधित करा गया है। तो सांवरी ग्रंथ में इसे आदिनाथ कहा गया है, ठीक है, और इसे एक छत्र सम्राट कहा जाता है, और इसी को महात्मा भी कहा जाता है। तो देखो, तीन नामों से इसे संबोधित किया जाता है, आदिनाथ, एक छत्र सम्राट, और साथ साथ इसे महात्मा भी कहा जाता है। तो जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स के द्वारा इसे गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना, सांवरी ग्रंथ में इसे आदिनाथ कहा गया, और एक छत्र सम्राट भी इसी को कहा जाता है। अब देखो, 1519 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। साथ साथ जो इसका हमें चित्र प्राप्त हुआ है वो हमें देवलगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। तो देवलगढ़ यानी कि पौड़ी का जो क्षेत्र था, वहाँ से हमें इसका पद्मासन मुद्रा में एक चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पद्मासन मुद्रा में इसका एक चित्र हमें प्राप्त हुआ है। तो पवार राजवंश का एक शक्तिशाली शासक कहलाता था अजयपाल, और इसी में हमने जाना कि कप्फू चौहान जो था वो उपगढ़ का एक शासक हुआ करता था। साथ ही साथ हमने इसके बारे में जितने भी जो भूमि पैमाइश के लिए पैमाना चलाया गया उसको समझा, और अजयपाल के बारे में हमने कवर किया। तो आज के लेक्चर में हमने अजयपाल को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अन्य पवार शासकों के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।